व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। शहजाद खान, मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं। केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं तो लोग देख भी तो रहे हैं। देख रहे, लेकिन आप ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं। चंद तो बनी तो कई और फिल्में भी हैं, आप ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार यूथ है, जवान है, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से है, आप बताइए, मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है। मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है, वो नहीं चल रही है। केरल स्टोरी चल गई है। फिल्म बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। केरल स्टोरी चल रही है, चलने दो। फिर क्यों आप लोग इनसिक्योर है? इनसिक्योर नहीं है, वो लोग इनसिक्योर है, काम नहीं मिल रहा। वो लोग इनसिक्योर है। नसरुद्दीन शाह इनसिक्योर नहीं है। अरे काम देने वाला ऊपर वाला है, समझ गए आप? तो उनकी फिल्म नहीं चल रही है तो वो परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आप लोग इनसिक्योर हो गए। एक नसरुद्दीन शाह की स्टेटमेंट से आपकी इनसिक्योरिटी बताती है। ठीक है, अच्छा ठीक करण है। थापर के साथ इंटरव्यू का जिक्र किया, कहते हैं जानते हो उसने क्या क्या करण थापर को बोला कि हम 200 मिलियन है, सिविल वॉर होगी। ये है नसरुद्दीन शाह। जो मन उनमें बोला, ठीक है, बोला उनकी सोच है। आप नसरुद्दीन शाह के स्पोक्सपर्सन क्यों बने हुए? सिविल वॉर होगी। शहजाद खान, आप ललित अंबरदार को बोलने दीजिए। तो उनको जो लगा उन्होंने कहा, तो कुछ भी लगेगा। बोलने दीजिए, वो कैसे बोल सकते हैं? मैं वही कह रहा हूं आपको, झूठ, फरेब, और साथ में यह भी बोलते हैं करण थापर को उसी इंटरव्यू में जिसका इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग 200 मिलियन है, 200 मिलियन है, हम यहां पे सिविल वॉर होगी। ये है नसरुद्दीन शाह। ये मालूम जानते क्या है? ये जो संयोजित कार्यक्रम है ना, आप कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और हिंदू के खिलाफ अमेरिका और यूके और यूरोप में प्रोपेगेंडा होता है, जाके देखो हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ कितना बुरा असर हो रहा है। इंटरनेशनल मेडल जीत कर आई। दिल्ली के अंदर लव जिहाद का, आई एम वेरी ग्लैड आपको उसका विषय, दिल्ली में जो लव जिहाद का केस हुआ उसके ऊपर आप बार बार बोल रहे हैं। दिल्ली में जो लव जिहाद का केस हुआ उसके ऊपर बोल रहे हैं ना। लव जिहाद क्या? लव जिहाद है? मैं तो कहता हूं उस लड़के को फांसी दे दो जिसने उस लड़की को चाकू मारा सरेआम। हाई कोर्ट ने लव जिहाद की परिभाषा पहले फांसी दे दो उसको। केरल हाई कोर्ट, तो उसी में तो फिल्म बनी है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज, अगर लव जिहाद है तो किसी शादीशुदा औरत को लेके भागना, उसको लव जिहाद कहते हैं। कश्मीर जिहाद भी कुछ नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आपको तो बहुत अच्छा लगता है जब फिल्म फेस्टिवल में बाहर से लोग आके जब फिल्म फेस्टिवल में बाहर। ठीक है, डॉक्टर अजय लोग बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है। डॉक्टर अजय लोग, जो नसीरुद्दीन शाह ने बोला है उस विषय पर आपका क्या कहना है? 40 सेकंड। तब आपको एहसास नहीं होता कुछ। देखिए, नसीरुद्दीन शाह उनको आज देश में दिख रहा है कि नाजी रूल की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले उनको दिखा था कि देश में उनको अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी थी। लेकिन पता नहीं नसीरुद्दीन शाह कहां थे जब पिक्चर आंधी बैन की गई थी, किस्सा कुर्सी का बैन किया गया था 1973 1975। उस वक्त नसीरुद्दीन शाह शायद फिल्म इंस्टीट्यूट में ही थे, उस वक्त आवाज नहीं निकाली, बाद में भी नहीं निकाली। 77 में भी एक पिक्चर बैन की गई थी इंदिरा गांधी पे, उस वक्त आवाज नहीं निकली। जब मुसलमानों का इमरजेंसी में खुलेआम कैस्ट्रेशन करवाया गया था, नसबंदी करवाई गई थी, उस वक्त नसीरुद्दीन शाह की आवाज नहीं निकली कि यहां पे ये नाजी रूल की तरफ जा रहा है। मत भूलिए, बिल्कुल अभी नंबरदार साहब ने ठीक कहा, ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने मुगलों के कसीदे पढ़े थे कि मुगलों का भारत के इतिहास में आर्ट, संस्कृति, इसमें बहुत योगदान है, मुगलों से इतनी नफरत है तो उनके मॉन्यूमेंट तोड़ दो। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने दिलीप साहब के एक्टिंग पे सवाल उठाया कि दिलीप साहब ने एक्टिंग के लिए कुछ नहीं किया। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने अनुपम खेर को जोकर कहा था, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और तो और सबसे बड़ी बात, बुलंदशहर में मुसलमानों की भीड़ ने दंगों के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। उस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, क्या हंगामा मचा रहे हो? इस देश में तो गाय मरने पे ज्यादा हंगामा हो जाता है, पुलिस वाला मर ही गया तो क्या है? तो ऐसे ऐसे फालतू लोगों की बातों से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नसीरुद्दीन शाह इज अ वेस्ट। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद खान का। शहजाद खान 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि अमीश जी जिसको जो कहना है वो कहे,
जिनको जिसकी जैसी दुकान चल रही हो चलाए, लेकिन तो हर नसीरुद्दीन आदमी शाह को दुकान अपने चला दिल रहे की हैं। बात रखने का हक है। नहीं, मैं नसीरुद्दीन शाह की बात तो नहीं फिर कर रहा जिसकी हूं। जो दुकान चल रही है उनके चलाए। जो ख्यालात थे उन्होंने रखा। तो नसीरुद्दीन शाह की दुकान चल रही है ये। आप समझ गए ना, तो दुकान में आप ग्राहक समझ कौन से गए। है? जिसकी जो दुकान भारत चल रही के हो, तो नहीं लग रहे। दुकान में ग्राहक किसके, एनीवे उनको फिर जो कहेंगे कि लगा लोकतंत्र उन्होंने खत्म हो कहा, गया। और काफी टाइम से बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। खत्म तो नहीं हुआ और कोई भी खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकता इसीलिए कुछ उसको, भी बोलते रहे लेकिन हैं, खतरे में लोकतंत्र खतरे जरूर में है। है। तो ठीक है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मैं सीधा बिल्कुल रुख करता हूं, मैं बोलेंगे। सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत का। राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। नसीरुद्दीन शाह देश में कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर बड़े सारे सवाल हैं और नाजी का भारत होता जा रहा है। आप सहमत हैं नसीरुद्दीन शाह की बात से, सुरेंद्र राजपूत? तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि देश वास्तव में खतरे में है। देश का संविधान खतरे में। अगर देश का संविधान खतरे में नहीं होता तो 5 जज सड़क पर नहीं आते जनता से न्याय मांगने के लिए। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो रात को 1:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो क्या नाम, ये जो अमित मालवीय नाम का ट्रॉल भारतीय जनता पार्टी का है, इलेक्शन कमीशन से पहले डेट अनाउंस नहीं कर देता। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो ईडी 95% विपक्षियों पर, और जैसे ही वो क्या नाम विपक्षी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं एक नाथ शिंदे की तरीके से, आपको लग रहा है नाजी का भारत है ये? चले जाते हैं। भारत नाजी के जर्मनी की तरह आगे बढ़ रहा है, जो नसीरुद्दीन शाह ने बोला। और केरल स्टोरी का हिट होना एक खतरनाक ट्रेंड है। मैं दोनों चीजों पर बात बताता हूं। चूंकि वो बोला नसीरुद्दीन शाह है, मैं नसीरुद्दीन शाह का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि देश में सांप्रदायिकता का सर तो मैं अरे नहीं, मैं अमिश भाई आपसे छोटा हूं, आप चिंता हो, आप बहुत, अरे नहीं, आपकी उम्र मुझसे बड़ी है जी। अब मैं आपको नसीरुद्दीन अरे उम्र में बड़े होने से क्या होता है, आपकी प्रसिद्धि बड़ी है। आप समझो आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, हमको प्रधानमंत्री जानते भी नहीं, ना अजय आलोक को जानते हैं। आप बात समझो इस बात को, आप बड़े हो, मानो इस बात को, आपको गर्व होना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने जो बात बोली, जो नसीरुद्दीन शाह ने बात बोली, उसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है, क्या नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला वो जायज है या नाजायज है? देखिए, दो चीजें हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा हक है, और राजतंत्र के खिलाफ या राजकीय सत्ता के खिलाफ बात करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, राजद्रोह हो सकता है। उनके मकसद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करती जा रही है, तो निश्चित तौर पर ललित अंबरदार कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एक दो पॉइंट करने प्लीज कहने दीजिए। जब ये कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर सारे इंस्टीट्यूशन करप्ट हो गए हैं, सारे कैप्चर्ड हैं, लैप्स हो गए हैं, इनको पूछे आपकी जबान, सारे को बोलता हूं, नसीरुद्दीन शाह को भी बोल रहा हूं, आपकी जबान पे ताला लगा हुआ कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, 32 साल पलायन में है, एक को भी अभी तक सजा नहीं हुई। ये भाजपा, एक को भी सजा नहीं हुई। सही कह रहे हो, यही सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट अभी तो 9 साल में कितनी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं, कितने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं, तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है क्योंकि 2 रुपए के ट्रोल हो। यही नसीरुद्दीन शाह मुगलों को पैसा लेते हो, वो रिफ्यूजी थे, मुगलों बिल्कुल पर्सनल है। आप पर्सनल टिप्पणी करें ललित अंबरदार बीजेपी से पैसे लेते हैं, पर्सनल टिप्पणी है ललित अंबरदार पे, वो ट्रोल है, वो बीजेपी से पैसे लेते हैं, पर्सनल टिप्पणी है ललित अंबरदार। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं अपनी बात को रखने के लिए, पर्सनल टिप्पणी, लेट्स अवॉइड दैट। ओके, ललित अंबरदार देखिए, पर्सनल टिप्पणी करना जब आपके पास लॉजिक नहीं है, आप बोलिए। इनसे पूछता हूं, आपकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ जब कांग्रेस और राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी कश्मीर के अंदर, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। एक विशेष बात करना चाहता हूं, अब मैं आपसे सियासी सेल यानी मुफ्त की योजना वाले वादे पर एक बड़ा संवाद करना चाहता हूं। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां लाउड स्पीकर लेकर फ्री 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 चिल्लाती नजर आएंगी। बिजली फ्री, कर्ज फ्री, जैसे न जाने कितने लुभावने वायदे जनता से किए जाते हैं।
लेकिन ये फ्री वाली सियासत आप पर कितनी भारी है, या फिर मैं ये कहूं आप पर कितनी महंगी पड़ने वाली है, इसकी जानकारी थोड़ा ले लीजिए। राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, यानी पहली 100 यूनिट तक कोई बिल नहीं चुकाना होगा। अगर 200 यूनिट या उसके ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पहले 100 यूनिट बिजली माफ रहेगी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी बांटना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इतना पैसा राजस्थान सरकार के पास कहां से आएगा। आपको पहले राजस्थान की हकीकत बताते हैं। सरकार पहले ही कर्ज में डूबी है। 2019 से 2023 तक 4 साल में प्रति व्यक्ति पर कर्ज 20,481 रुपए बढ़ गया है। राजस्थान में हर व्यक्ति पर 65,541 रुपए का कर्ज का बोझ है, जबकि राजस्थान पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान करा और प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक 3,000 रुपए महीना और महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रलोभन दिया गया, जिन पर हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ का खर्च आएगा। हाँ, यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए का हर महिला को 1,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। बिजली 100 यूनिट माफ होगी, 200 यूनिट हाफ होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। दरअसल इस मुफ्त की सियासत के जनक अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली का प्रलोभन देकर चुनाव जीता, उसके बाद पंजाब में चुनाव जीता और बाकी कोनों में भी फ्री बीज की बाढ़ आ गई है। सवाल यह भी उठता है कि फ्री बीज और लोक कल्याणकारी योजनाओं में क्या अंतर है। फ्री बीज मुफ्त में देना है और लोक कल्याणकारी योजनाओं लोगों की भलाई के लिए लागू की जाती हैं, जिसका मकसद कोई लोक प्रलोभन नहीं होता, बल्कि उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करना और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम होता है। कभी आपने सोचा कि ये पैसा सरकारें कहां से लेके आएंगी? इतना कर्ज लेने का मतलब क्या है? इकोनॉमी चरमरा जाएगी, हालात बेकाबू हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका में 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने चुनावों के दौरान करों में बेहिसाब कटौती का ऐलान किया, बहुत सारी मुफ्त योजनाएं भी शुरू कर दी। इसके लिए दूसरे देशों से जमकर कर्ज भी लिया गया। कुछ वक्त तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लेकिन इसके बाद श्रीलंका का जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी कुछ यही हालात है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। आपसे कुछ छुपा नहीं है, वहां पर आज महंगाई कितनी बड़ी है, इकोनॉमी चरमरा चुकी है। तो ये है असलियत फ्री की राजनीति की, यानी ये जो फ्री का खेल है ये लॉन्ग टर्म में, अब तो कहें तो मीडियम टर्म में बहुत महंगा पड़ता है। नमस्कार।